हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। हम JKSSB की जो FMPHW MMPHW AN के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट थर्ड है। पार्ट वन पार्ट टू प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हमने उसमें MCQs डिस्कस किए हैं इसके FMPHW के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। 2014 में हुआ था इनका एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। इससे पहले वही एग्ज़ाम हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं MCQs। इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि आपको इनसे आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंची है, और हो सकता है इसी के रिलेटेड इसी में से कोई MCQ आपको एग्ज़ाम में आ जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है या आपको अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारा MCQ रहेगा, ये रहेगा व्हेन एन इंडिविजुअल्स IQ लेवल इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज बिलो 20 ही शी इज़ क्लासिफाइड अंडर। ये बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का जो IQ है वो जब बिलो 20 होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे किस क्लासिफिकेशन क्या देते हैं। तो आपको इसके लिए IQ पढ़ना होगा कि IQ क्या होता है, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी तो आप इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसका पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ये बोलेंगे हम उसको। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन ये बोलेंगे। सिवियर मेंटल रिटार्डेशन ये बोलेंगे, या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन ये बोलेंगे। तो गाइज इसका जो सही आंसर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफाउंड मीन डीप मेंटल रिटार्डेशन, डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो MCQ है वो दूसरा जो हमारा MCQ है, तो गाइज ये है यहाँ पे पेलगरा 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 may be found among the people who lives in the geographic areas where maize is the staple food, wheat is the staple food, rice is the staple food, dal is the staple food, dal is the food। तो आपको बताना है कि पेलगरा किससे होता है। मैं गाइज आपको बता दूं, आपको अपने विटामिन्स पढ़े होंगे तो विटामिन्स में जो विटामिन B3 होता है जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं। हमने ये पहली वीडियो MCQ की उसमें डिस्कस किया है, देखा कितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें डिस्कस किया है। तो विटामिन B3 होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलगरा में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेम वगैरह हो जाती है, उसमें एलर्जी वगैरह हो जाती है, आपको काफ़ी डिजीज़ वगैरह पेलगरा एक डिजीज़ है वो लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये किस में होती है, जिनमें मेज इज़ द स्टेपल फूड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इसका आंसर रहेगा इसका सेकंड MCQ का। तो ये आ गया हमारा थर्ड MCQ। गाइज ये हमारा थर्ड MCQ, द पार्ट ऑफ द सेल विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। तो ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बंदों को पता होगा। द पार्ट ऑफ द सेल विच प्रोड्यूसेस एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आराम से इसको। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। तो ये हमारे एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शंस। ठीक है, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा होगा एनर्जी कहाँ से देती है, ये तो इनटेक आउटटेक जो हमारा सेल से होता है मटेरियल का उसको करती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो गाइज ये फोर्थ हमारा MCQ है, हीटिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग एंड साल्टिंग आर द मेथड्स ऑफ फूड फॉर। ये क्या मेथड है, मतलब फूड को क्या करने, कुकिंग के लिए। तो आप बोलोगे हीटिंग भी होती है, ड्राइंग भी होती है, ड्राइंग थोड़ी होती है कुकिंग में, स्मोकिंग ये भी नहीं होती है कुकिंग में, तो ये भी हमारा रिमूव हो गया। कंज्यूमिंग में, कंजप्शन में हम साल्ट थोड़े डाल के वो करते हैं या कुछ, ठीक है, वो तो उसमें आ गया। प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा गाइज। ठीक है, प्रोसेसिंग में भी ये होते हैं, मेरा आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा क्या होता है, पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है डी है, राइट आंसर प्रिजर्वेशन है। अगर आपको लगता है प्रोसेसिंग है कहीं से आपको सॉलिड प्रूफ मिलता है, यहाँ तक मैंने स्टडी किया, इसका प्रिजर्वेशन आंसर है। ठीक है, अब हमारा आ गया डी, क्वेश्चन डी। ठीक है, मिल्क इज़ अ पोर सोर्स ऑफ। ठीक है, ये पूछा हुआ, देखो जनरल क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने पूछा हुआ मिल्क पोर सोर्स है किसका, विटामिन का है, आयोडीन का है, प्रोटीन का है, आयरन का है। तो ग्रेन विटामिन भी होते हैं मिल्क में, प्रोटीन भी होते हैं मिल्क प्रोटीन, और आयोडीन और आयरन के बीच में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये इसके बीच में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मैं बता दूं जो डेयरी का मिल्क आता है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं जो मार्केट में, उसमें आयोडीन होता है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा, आयरन। आयरन नहीं होता है, पोर सोर्स होता है मिल्क इसका आयरन का। तो गाइज अब हम नेक्स्ट MCQ डिस्कस करें। हमारे 5 MCQs हो गए हैं और भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा गाइज, ये मैटर नहीं करता कि आपको इनमें से कितने MCQs आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पर मैटर क्या करता है कि
मैं बता दूं, कोई भी एग्जाम में बैठा होगा ना आपके साथ वाला जिसके साथ आप compete कर रहे होंगे, तो कोई भी 120 में से 120 MCQs नहीं कर पाएगा गाइज। वो भी 100+ जो कर लेगा वो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, वो कोई ही करेगा। तो इसलिए आपने डरना नहीं है जब आपको MCQ कट ऑफ कितना जाता है, नियर अबाउट 60-70 के पास में जाता है, मतलब 60-70 MCQ अगर आपके ठीक हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो गाइज हमारा क्या होता है कि हम ना एग्ज़ाम में डर जाते हैं, ठीक है, हम एग्ज़ाम में डर जाते हैं। अगर हमें 5-6 MCQs ऐसे दिख गए ना कि मतलब ये नहीं आ रहे हैं, तो हम डर जाते हैं एकदम कि ये क्या हो गया। तो डरना नहीं है, MCQ नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करेगा। मैंने आपको बता दिया ना, जिसके 70-80+ हुए तो उसके सिलेक्शन के चांस होते हैं। 40 MCQs बड़े होते हैं जो आपको नहीं आते, तो नहीं आएंगे कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, आप एग्जाम में कॉन्स्टेंट रहो और आराम से MCQ प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे भी कुछ बंदे वीडियो देख रहे होंगे तो वो छोड़ के चले जाते हैं कि देखो हमें ये MCQ नहीं आ रहे हैं। अगर मैं 20 MCQ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, जो 5 से ऊपर MCQ इनमें से सॉल्व कर रहा है तो उसके चांसेस बड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, वो इम्प्रूव करेगा तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस बड़े ज़्यादा रहते हैं। और जो 15+ कर रहा है वो तो बहुत ही टॉप है, जो 10+ MCQ कर रहा है वो सेफ जोन में है। क्योंकि गाइज मैंने आपको बता दिया कि आपको 70-80%, 60-70% अगर हम आपको आते हैं MCQ तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। और MCQs इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का JKSSB किस पे फोकस करता है, ठीक है, किस टाइप के MCQs पढ़ता है तो आप देता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपने पीछे से ऑब्जर्व किया होगा कि JKSSB ने क्या किया, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर वाइटामिन्स के रिलेटेड अभी भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया और पहले भी बड़े क्वेश्चन आए। तो ये फोकस के टॉपिक होते हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करें। नर्सिंग मैनेजमेंट के रिलेटेड, ठीक है, और फिर क्या होगा कि कमेटीज़ के रिलेटेड, और जनरल क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे हुए हैं कि विटामिन डी, डाइट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, ठीक है। तो आपको इन फोकस करना है, इन पेपर से आपको यही एक निकालना, कंक्लूजन निकालना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसके अलावा जितने MCQs हो सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट, जैसे मैंने कल बताई थी currentnursing.com, उससे भी MCQs आए हुए हैं। डायरेक्ट MCQs 4 है, एक इसमें भी है, और 4 हमने 3 पीछे वाले में डिस्कस किए थे, जो पीछे वाला वीडियो का पार्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, वो आप सॉल्व करें, जितने आप मैक्सिमम आपके MCQs हो सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यही मैंने बताना था आपको डरना नहीं है, बस सॉल्व करना है। और यहाँ से अब ये जो हमारा 7th क्वेश्चन है गाइज, सॉरी ये हमारा 6th क्वेश्चन, इसका क्या है, द मिड वाइफ एडवाइजेज टू अवॉइड द ड्रग दैट कैन काज 8th नर्व डैमेज एंड डीफनेस इन द फीटस इफ टेकन बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये बोल रहे हैं कि जो मिड वाइफ है वो एडवाइस करेगी जो प्रेग्नेंट वूमेन है कि उसको ये ड्रग नहीं लेनी है, इससे क्या होगा, 8th नर्व डैमेज होगा और डीफनेस होगी। इनमें से कौन सी ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन। गाइज इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, तो मुझे जो अप्रोप्रिएट लगा, मुझे सर्च सॉल्व करने के बाद, सर्च वगैरह करने के बाद तो स्ट्रिप्टोमाइसिन लगा, तो इसका बी आंसर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कैनामाइसिन है तो विद प्रूफ आप कमेंट करें प्लीज़ ज़रूर, ठीक है। तो गाइज ये आ गया अब 7th क्वेश्चन हमारा, कोलैप्स ऑफ फीटल स्कल ऑन रेडिकल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ इंट्रायूट्रिन डेथ इज। वो बोलता है कि इंट्रायूट्रिन डेथ हो गई है, ठीक है, इंट्रायूट्रिन डेथ हो गई है किसकी, फीटस की। तो उसमें क्या होगा, फीटिस की डेथ में क्या हुआ कि रेडियोलॉजिकल जब उसका एक्सरे या जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह किया हमने, जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो भी किया, उसमें क्या पता चला कि उसकी स्कल जो है वो कोलैप्स हो गई है, ठीक है। तो ये कौन सा साइन रिप्रेजेंट करता है, रॉबर्ट्स साइन, वेल साइन, स्पेल्डिंग्स साइन, मैकवेन साइन। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपके ये साइन सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको स्पेल्डिंग्स साइन, इसमें क्या होता है कि जो मतलब उसकी होती है, कोलैप्स कर जाती है उसकी स्कल, किसकी, फीटस की, ठीक है। तो अब गाइज इसमें पूछ रहा है, 8th क्वेश्चन आ गया हमारा, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना, ये नहीं है तो गाइज लाइम में तो नहीं होगा, विटामिन सी होता है, लाइम जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, ये आपका रिमूव हो गया। फिर आपको बचे ये 3 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इनमें से देखना है, तो ये आपको नॉलेज होगा, एवोकाडोज में कम होता है और चेरी में भी, मैंगो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रिच सोर्स पूछ रहा है वो, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा किस में होता है, रिच सोर्स पूछ रहा है। तो आर्चिटिस इन अडल्ट मेल्स इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ठीक है। और ये हमारा पूछ रहा हमें कि आर्चिटिस मैं बता दूं आपको क्या होता है। आर्चिटिस में क्या होता है कि जो दोनों आपके टेस्टिकल, एक या दोनों टेस्टिकल्स क्या है, इन्फ्लेम हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्चिटिस बोलते हैं, ठीक है। आर्चिटिस बोलते हैं, वो किस वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो बोल रहा है ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब किसके बाद होती है, कॉम्प्लिकेशन किसके बाद होती है। तो मैं बता दूं, मम्स जो है एक वायरल डिजीज़ है, अगर वो हुआ तो उसके बाद चांसेस हैं कि आपको ये जो है, ये आर्चिटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है ये डेवलप होगी, ठीक है। और अब हमारा आ गया 10th MCQ, ठीक है। 10th MCQ आ गया हमारा, तो इसमें पूछा हुआ है इन्होंने, प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज वन वेयर यूट्राइन कंट्रक्शन एंड डायलेशन आई सर्विक्स, ओपनिंग ऑफ सर्विक्स हैपन्स बिफोर हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर स्टार्ट्स बिफोर। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको बता दूं गाइज कि 40 वीक्स के बाद होती है, ठीक है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है।
280 डेज़ के बाद, ठीक है, नॉर्मल जो बेबी, लेकिन कुछ प्री टर्म बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्री टर्म लेबर कब स्टार्ट होती है, जब क्या होता है कि यूट्राइन की कंट्रक्शन, जिसको ओपनिंग ऑफ सर्विक्स बोलते हैं, जहाँ डायलेशन शुरू हो जाती है। तो ये 36 वीक्स दिया हुआ, 37 वीक्स दिया, और 39 वीक्स दिया, और 38 वीक्स दिया है। तो गाइज इसका 37 वीक्स है। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया 40 वीक्स होती है प्रेगनेंसी, और ये 37 वीक्स है, ठीक है, ये 37 वीक्स है। और अब हमारा 11th MCQ आएगा, ठीक है। 11th MCQ में ये क्या पूछ रहा है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नियोनेटल जाइंडस इज द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। तो अब नियोनेट का आपको पता होना चाहिए। नियोनेट क्या होता है, जो 28 डेज़ के अंदर जो बच्चा होता है ना, जिसकी एज 28 डेज से कम होती है, उसको हम नियोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो रहा है उनमें जो जाइंडस है किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलाइज, नाम भी बड़े मुश्किल है, G6PD एंड ग्लूकोक्रोनाइल ट्रांसफरेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पायरूवेट हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, ये वो हो रहा है। तो इसका बी आंसर है, ठीक है, G6PD। आप इसकी पढ़ लें। इससे क्या होता है कि इससे जो है जॉइंडिस होता है, इसमें नियोनेट में जॉइंडिस डेवलप होता है, ठीक है। और अब हमारा 12th क्वेश्चन, ठीक है, 12th क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ड्रग्स एक्सेलरेट फीटल लंग मैच्योरिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो रहा है कि जो है फीटस में बता दूं फीटस का मतलब पता आपको, फीटस पता क्या होता है, जो अनबोर्न, जो अनअटैच्ड जो चाइल्ड होता है ना, मतलब जो अभी पेट में होता है, यूट्रस में होता है, अटैच हुआ होता है, उसको हम फीटस बोलते हैं, जिसको प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है, जिसको जो फूड वगैरह लेता है, उसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसमें फीटल में जो लंग मैच्योरिटी है कौन सी ड्रग से होती है, जब हम प्रेग्नेंट वूमेन को देंगे, ओस्ट्रोजन, ओसिट्रोजन, बीटामेथसोन, फिनाबार्बिटोन, प्रोजेस्टेरोन। तो गाइज ये बीटामेथसोन है, ठीक है, जो एलर्जी के लिए इंजेक्शन भी दिया जाता है, डेक्सामेथासोन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये अब क्वेश्चन जो आपका जनरल क्वेश्चन आपको काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता, ये एक क्वेश्चन है 13 MCQ है हमारा। तो इसमें पूछा हुआ है केसरी दाल व्हेन कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम काजेज। हम केसरी दाल है तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करते हैं, तो उसको उससे क्या होता है, ग्लॉसिटिस होता है, वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया होता है, लेथरिज्म होता है, ओबसिटी होती है। तो गाइज मैं बता दूं केसरी दाल जो होती है वो बैन की हुई है, 1960 का शायद बैन हुई है, उसको नहीं खाते हैं। तो उसका साइंटिफिक नाम लेथिरस सैटिवस है, लेथिरस सैटिवस है। तो आपको अगर उसका साइंटिफिक नाम याद रह जाता है ना, तो वहीं से आप आइडिया लगा लोगे कि लेथरिज्म होता है, जिससे क्या होता है कि पैरालिसिस वगैरह, काफ़ी टाइप की न्यूरो लेथरिज्म वगैरह और इसके टाइप होते हैं, उससे क्या होता है कि पैरालिसिस वगैरह हो जाती है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम आना शुरू होती है, पॉइजनस होती है ये दाल। अब आ गया हमारा 14 MCQ। तो इन्होंने पूछा हुआ यहाँ पे, द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एज अर्ली एज 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल इज, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो है सॉफ्टनिंग हो जाती है किसकी, सर्विक्स मैं बता दूँ ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि बोल रहा है कि उसमें सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है एज अर्ली एज 6 वीक्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा साइन बोलते हैं उसको, गॉडल साइन की 2 क्वेश्चन आगे ऊपर भी देखो, यहाँ पे भी द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुडेल्स साइन बोलते हैं, चॉडविक्स साइन बोलते हैं, ओसियंडर्स साइन बोलते हैं, जैकी मायर्स साइन बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं इसको बताता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, गॉडल्स साइन बोलते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया 15 MCQ। ए नर्स इज नीडेड टू सेंड अ सैंपल ऑफ यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, द नर्स एक्सप्लेन्स द क्लाइंट टू कलेक्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक यूरिन सैंपल भेजना है किसका, कल्चर के लिए, किसका, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए यूरिन का। तो नर्स क्या बोलेगी, उनको कौन सा यूरिन लाना है। तो गाइज फर्स्ट वाइडेड यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन, 24 आवर यूरिन, लास्ट वाइडेड यूरिन। तो इसका जो है राइट आंसर है बी है, ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन। मैं आपको बता दूं मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है कि जब आप यूरिन करने जाते हो ना, तो स्टार्टिंग वाला यूरिन हो गया स्टार्टिंग वाला, और लास्ट वाला हो गया लास्ट वाला, और जो उसके मिड में होता है, मतलब यूरिन जब कर रहे हो आप, अगर आप 1 मिनट करते हो तो जो 30 सेकंड्स पे यूरिन होता है वो उसको बोलेंगे हम मिड स्ट्रीम यूरिन बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रीम जो मिड स्ट्रीम यूरिन बोलेंगे उसको लेना होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह के चांसेस कम रहते हैं, जो यूरिथ्रा में जहाँ के जो बैक्टीरिया है वो आने के कम चांसेस रहते हैं, जो जो आपके हैंड वगैरह को लगा, ठीक है। तो मिड स्ट्रीम यूरिन एडवाइस करेगी नर्स उनको। तो गाइज ये और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, एस्चेरिशिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो ये बोल रहा है कि कॉजेटिव एजेंट किसका, मलेरिया। तो आपको मलेरिया पता होगा कि प्रोटोजोआ से होता है, तो आपको अगर आइडिया होगा ना कि इनमें से प्रोटोजोआ को कौन सा है, तो आप आराम से इसका आंसर बता पाओगे। तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर जो है प्लाज्मोडियम है, ठीक है। और बी जो एसर्शिया इकोली, जिसको इकोलाई भी बोलते हैं हम,
वो क्या है, बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस ब्यूटेरिया, स्टेफाइलोकोकस ब्यूटेरिया। तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा ना तो आप आराम से पता लगा लोगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअल डिजीज़ है कौन सी, ये मलेरिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब आ गया हमारा 70th MCQ। तो टेस्ट यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमने इससे पहले 40 MCQs डिस्कस कर दिए हैं। 20 MCQs की वीडियो आ गई, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगती है। तो इसका हम आंसर बताएंगे कि इन्होंने बोला टेस्ट यूज टू कंफर्म एड्स को कंफर्म करने के लिए कि एड्स की डायग्नोज हुआ है, और उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट है, वाइडाल। तो आपको पता है वाइडाल टेस्ट काफ़ी बंदे कराते होंगे जब बीमार होते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइफाइड के लिए टेस्ट है ये। ठीक है, वाइडाल भी हो गया, एस टाइफी भी होता है, सैल्मोनेला टाइफी का भी टेस्ट होता है। CBC पता होगा, कम्युलेटिव ब्लड काउंट, ये भी तो इसके लिए टेस्ट नहीं है। LFT भी आपको पता होगा, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट है। तो आराम से आप यहाँ पे पहुँचोगे। एलिसा आपने सुना भी होगा, काफ़ी फेमस टेस्ट है। तो एलिसा की फुल फॉर्म क्या है, इंजाइम लिंक्ड, गाइस क्या फुल फॉर्म है इसकी बताओ, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट असे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका C रहेगा आंसर। ठीक है, तो अब आ गया 18th क्वेश्चन हमारा। तो गाइज 18th क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड। ठीक है, ये वो हो रहा है कि इंसर्शन करेंगे किसकी, अम्बिलिकल की, एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, उसको क्या बोलेंगे हम, बेलावेंटस इंसर्शन बोलेंगे, वेटल डोर इंसर्शन बोलेंगे, सर्कम्बलेट इंसर्शन बोलेंगे, या सुसिनिटूरिनेट इंसर्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका A आंसर है वेलामेंटस इंसर्शन। अगर आपको इसमें ही कन्फ्यूजन था क्वेश्चन में, थोड़ा मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई, अगर आपको लगता है कुछ और आंसर है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, बताएं दूसरों को भी क्या है, पर मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन आफ्टर बर्थ टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। वो हो रहा है कि बच्चा का पैदा होने के बाद, मतलब जो बच्चा होता है उसको, बेबी को कौन सी वैक्सीन दी जाती है जो उसमें टीबी होने से रोकती है उसको, डीपीटी डाइफ्थेरिया टेटनस, BCG, ठीक है, PCB, HIV एड्स वाला नहीं है ये, H छोटा IB है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, नमूनोकोकल वैक्सीन ये आ गई, डिप्थेरिया टेटनस वैक्सीन, जब BCG। तो गाइज ये BCG है। अगर इसको फुल फॉर्म में बैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है, कैलमेनाइट ग्यूराइन जिन्होंने इसको बनाया था शायद उनके नाम पे इसका नाम पड़ा। तो B इसका राइट आंसर है, ये जो है 19th। और अब हमारा लास्ट MCQ आ गया गाइस, लास्ट MCQ है, पर मैं उससे पहले आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप मैक्सिमम MCQ सॉल्व करें। ठीक है, जितने हो सकते हैं ना। तो आपको लगता है कि इन वीडियो को देखें, आप इनमें से निकालने की कौन से टॉपिक से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं, GKSSB क्या पता उन्हीं से पूछे। ठीक है, तो आपको उन पे फोकस करना है, और जनरल क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है, और हो सके जितने MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं उतने आपके करने हैं। हम जितने हो सकेगा, ये तो MCQs वो हैं जो हमने प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी हम लेके आएंगे आपके लिए MCQs, पर आप वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर कोई सजेशन है कमेंट जरूर करें। तो ये हमारा 20th MCQ है, द वायरस विच काजेज बर्ड फ्लू। इन्होंने बर्ड फ्लू का पूछा हुआ है, कौन सा वायरस काज करता है, बर्ड फ्लू काज करता है। ठीक है, तो H5N1, H4N1, H1N1, H3N1। तो गाइज इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, H5N1। तो अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप कमेंट करें इसका आंसर, मुझे पता लग जाएगा कितने बंदे इसमें इंटरेस्टेड हैं वीडियो में। तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि जो स्वाइन फ्लू उसकी कौन सी स्ट्रेन होती है। ठीक है, उनकी इनमें से कौन सी स्ट्रेन होती है, इन्हीं में से एक स्ट्रेन है, वो कौन सी होती है। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो होता है वो किससे होता है, जैसे बर्ड फ्लू H5N1 से होता है, और जो स्वाइन फ्लू है जिसको हम बोलते हैं स्वाइन फ्लू, वो किससे होता है, ह्यूमन्स में जो होता है। ठीक है, तो आपको बताना, कमेंट करें ज़रूर आप। तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको 20th का, इसका आंसर ए है। ठीक है, बर्ड फ्लू इससे होता है, इस स्ट्रेन से होता है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई सजेशन है जहाँ अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।